नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार। और दर्शकों से एक बात और भी कहना चाहूंगा, कल शिव जी कैची धाम गए थे, जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, मन्नत मांग के आए हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए। तो कल शिव जी, मैं जरा इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल मुझे अकेले स्टोरी करनी पड़ी थी, तो कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने पूछा कि मिश्रा जी कहाँ गए। तो मिश्रा जी आज आ गए हैं और शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक फिर आपके सामने एक नहीं, बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, किस तरह से घमासान मचा हुआ है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक। उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपके सामने तथ्यों के साथ अपनी इस स्टोरी में आज रखेंगे। जी शिव जी। नहीं, मैं दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बिना बताए चला गया संतोष पाठक ऑफिशियल पे, हालांकि मैं अपने प्रोग्राम में बता के गया था और मैंने स्पेशल कवरेज न्यूज के फेसबुक पर सारे वीडियो शेयर किए हैं और अपने सभी दर्शकों की, वो चाहे संतोष पाठक ऑफिशियल के हों, वो चाहे शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के हों, स्पेशल कवरेज न्यूज के हों, सबकी मंगल कामना की कैची धाम में बाबा से प्रार्थना की। बाबा बड़े दयालु हैं और ये बाबा नीम करोरी महाराज वही हैं जब एप्पल के सीईओ आते हैं और मन्नत मांगते हैं और वो विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बनते हैं। वहीं जिस फेसबुक पर हम आपसे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, उसके मालिक, उसके कर्ता धर्ता जकरबर्ग साहब जब फ्लॉप हो जाते हैं और फटा जीन्स पहन के बाबा के दरबार में 8 दिन पड़े रहते हैं और आज वो विश्व के सोशल प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर हैं। व्हाट्सएप उन्हीं का है, ट्विटर उन्हीं का है। तो मुझे लगा कि जाया जाए। मेरे दर्शक भी बड़े व्यथित हैं क्योंकि जो दर्शक चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। दर्शकों को रोजगार की जरूरत है, दर्शकों को शिक्षा की जरूरत है और स्वास्थ्य की। और यहाँ एक ऐसी सरकार काबिज हो गई है, वो एनी हाउ वोट चोरी करके ईवीएम के जरिए सभी माध्यमों से सत्ता में बनी रहना चाहती है। आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं प्रूफ देता हूं कि जब ईवीएम से 2004 में चुनाव जीत जाता है यूपीए, सत्ता में होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन यूपीए जीत जाता है। 2009 में फिर यूपीए वापस कर जाता है, यूपीए पार्ट 2। तब सबसे पहले अगर ईवीएम का कोई विरोध करता है तो उस व्यक्ति का नाम होता है लाल कृष्ण आडवाणी। और उस ईवीएम पर जो पुस्तक लिखते हैं वो जीवीएल नरसिम्हा जी होते हैं, जो बीजेपी के सबसे प्रतिष्ठित प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। उन्हें बाद में बीजेपी ने पुरस्कार स्वरूप राज्यसभा भी भेजा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आज ईवीएम को लेकर चिल्ला रही है या समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है। जैसे अखिलेश यादव आज भी अपने हर वक्तव्य में एक ही बात कहते हैं कि मुझे 80 की 80 लोकसभा, 403 विधानसभा सीटें जिता दो, लेकिन मैं ईवीएम पर सवाल करता रहूंगा। ये होता विरोध। मुद्दे पे आ जाते हैं। बिहार पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। बिहार राजनीति का एक ऐसा मझा हुआ मैदान है जहां से एक धुरंधर राजनीतिज्ञ निकले। वो लोग निकले जिन्होंने कांग्रेस को इस बड़ी सत्ता से बेदखल किया, जिनमें रामविलास पासवान, जिनमें लालू प्रसाद यादव, जिनमें नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, बहुत लोग थे जिन्होंने इस सब, वही नीतीश कुमार अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके 2 मंत्री भिड़ गए। जिस व्यक्ति ने एक तिलिस्म बनाया था उसका उसके सामने टूट रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी कुछ मानसिक अस्वस्थ हैं और ऐसा आप सबने भी देखा कि वो वीडियो में बड़े असहज हो जाते हैं, कभी उंगलियां मोदी जी की गिनने लगते हैं तो कभी अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। एक महिला के पीछे तो अमित शाह के सामने ही उसे ले जाने लगे, इधर मंच पर खड़ी हो। एक मुख्यमंत्री के लिए ये ठीक नहीं था। लेकिन अगर तो मंत्री भिड़ेंगे तो मुख्यमंत्री तो असहज हो जाएगी, क्या जवाब देगी जब सर पर चुनाव खड़ा हो, सामने वोटर खड़ा हो और वजह भी साफ है। अरे अशोक चौधरी ने तो सार्वजनिक कह दिया, आप आए क्यों, मुझे मत वोट देना। नीतीश कुमार कैसे रोक पाएंगे? ये ठीक 2013 का यूपीए पार्ट 2 का दंगल समक्ष आ रहा है। यूपीए पार्ट 2 का चुनाव का मैदान आ रहा था 2014। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ ये बातें मान लो हमारी, तो दिग्विजय सिंह ने कहा था इतनी क्षमता है तो चुन के आइए। और फिर ऐसा चुनाव हुआ कि कांग्रेस कभी सत्ता के नजदीक दिल्ली में नहीं आई। संतोष पाठक जी, इस लड़ाई का पूरा मकसद क्या है?
क्यों हो रही है लड़ाई? सीटों का मकसद, कुछ पैसे का भी सुनने में आ रहा गठजोड़ है इसमें। किसी इंजीनियर के घर दबिश पड़ी, वहां करोड़ों रुपया जलाए गए हैं, उसमें सुनने में आ रहा है किसी मंत्री के पैसे थे। तो क्या है पूरा मामला? देखिए शिव जी, ये पूरा मामला बड़े दिलचस्प मुकाम पर पहुंच गया है। जहां तक आपने नीतीश कुमार के मानसिक अस्वस्थ की बात कही, देखिए मेडिकल बुलेटिन है नहीं, हम दोनों डॉक्टर है नहीं, लेकिन एक बात तो सच है। वो सच क्या है? जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे, तो सदन के अंदर, संसद भवन परिसर के अंदर मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, चिराग पासवान, जो इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेताओं ने, यहां तक कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग की। और फिर जब उन्होंने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो फिर तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, ये तमाम लोग उनके स्वास्थ्य पर कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। तो ये तो एक सच्चाई है, और मेडिकल रिपोर्ट कुछ आया नहीं, ये भी सच्चाई है। कई बार मंच पर जिस तरह की हरकत उन्होंने की, वो लोगों ने देखा, ये भी एक सच्चाई है। तो बिहार की जनता पर छोड़ देते हैं कि वो नीतीश कुमार साहब के स्वास्थ्य को लेकर क्या मानते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार करने में चिराग पासवान ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। नीतीश कुमार उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान नीतीश कुमार के लगातार मांग करने के बावजूद, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लगातार मांग करने के बावजूद, नरेंद्र मोदी या अमित शाह उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र का फॉर्मूला, पहले सीएम थे एकनाथ शिंदे, बाद में बेचारे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा, नाराज होकर गांव भी चले गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उसी महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय बिहार भाजपा के प्रभारी, तो ये डर तो उनको सता रहा है। इस बीच आ जाता है उपराष्ट्रपति चुनाव। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है। चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन नारा लोकेश उनके बेटे दिल्ली आते हैं, तो तमाम मंत्री उनसे मिलने चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अमित शाह इस बीच बिल लेकर आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार को लगता है कि ये सही समय है, लोहा गर्म है, चोट करने का सही समय है। दिल्ली दरबार से मैसेज आता है सीट के बंटवारे को लेकर। एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपती है, नीतीश कुमार कह देते हैं हमें ये सीट बंटवारे का फॉर्मूला मंजूर नहीं। बीजेपी सत्ते में आ जाती है। आनंद फानन में नरेंद्र मोदी साहब को अपने दूत को पटना भेजना पड़ता है, जो पहले बिहार के प्रभारी रह चुके थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। कल मैंने इस पर डिटेल में आप थे नहीं, तो मुझे अकेले वो स्टोरी करनी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचते हैं एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर। वहां पर 4 नेताओं की बातचीत होती है बंद कमरे में, नीतीश कुमार और संजय झा। अब संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन उनके बारे में भी कई तरह की बातें कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान, ये 4 लोग बैठे थे। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब कहां थे पता नहीं। और फिर कैबिनेट की बैठक में जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अशोक चौधरी सिर्फ जेडीयू के मंत्री नहीं है, अशोक चौधरी इक्विवेलेंट टू नीतीश कुमार माने जाते हैं। अभी गए थे जनसभा में, लोगों ने नारे लगा दिए, तो डीएसपी को आदेश दे रहे कि सबका फोटो खींचो, सबको गिरफ्तार करो, सरकारी काम में बाधा डालने का। अरे कोई सड़क बनाने की मांग कर रहा है, आप कह रहे हो सरकारी काम में बाधा डालने का। अरे यही तो तो होशियारी है पाठक जी, कि अगर आपसे कोई डिमांड करे तो उसे सरकारी काम में बाधा बता दो, और आपके मन से वोट करे, आपको चुनता रहे, तो वो वोटर है। और उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ। ये पहले मैं दर्शकों को याद दिला देता हूं। कुछ महीने पहले मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे एक स्टोरी की थी। अशोक चौधरी को मंच पर नीतीश कुमार ने कहा, अरे आपको एक काम बोले थे याद है। और तब से ये सवाल उठ रहा है कि वो क्या काम बोले। तो फिर बैठक होती है कैबिनेट की। नीतीश कुमार उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और वहां पर एक कृषि विभाग की जमीन का मामला आता है। जेडीयू यानी जनता दल कोटे से जो मंत्री हैं जमा खान, अपने क्षेत्र में कॉलेज बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कृषि विभाग की जमीन का प्रस्ताव रखा कि ये जमीन हमें दे दी जाए। आमतौर पर सरकार में जैसा होता है, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमीन के बदले जमीन देने की मांग की कि ठीक है, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से, यानी शिक्षा मंत्रालय अगर कृषि मंत्रालय से जमीन मांग रहा है, तो उतनी जमीन सरकार कहीं और उस मंत्रालय को दे दे। और इस पर जनता दल यूनाइटेड के जो मंत्री थे वो नाराज हो गए, अशोक चौधरी साहब, और तीखी बहस हो गई मुख्यमंत्री के सामने। अब जरा देखिए, अगले कुछ दिनों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और उनके कोटे से जो मंत्री हैं जमा खान साहब, उनको अपने क्षेत्र चैनपुर में अब कॉलेज बनवाने की याद आई। जाहिर सी बात है कि जमीन ले लेंगे, पोस्टर छप जाएंगे, ये कॉलेज का निर्माण मैंने करवाना शुरू कर दिया, तो वोट बटोर लेंगे।
ये उनका लक्ष्य होगा, या किसी और ने कहा होगा कि इस पर हंगामा क्रिएट करो। लेकिन अशोक चौधरी उप मुख्यमंत्री के सीधे इनकार करने के बाद, अब देखिए दोनों पक्षों के रुख को देखिए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने वही तर्क दोहराया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर देते हैं, जितनी जमीन दोगे उतनी ही मिलेगी, जब तक बदले में कृषि विभाग को दूसरी जमीन नहीं मिलेगी हस्तांतरण नामुमकिन है। इस पर जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री बने, ये सब नीतीश कुमार के सामने हो रहा है। अशोक चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप ही हमेशा कृषि मंत्री बने रहेंगे क्या? मुख्यमंत्री के सामने एक मंत्री उप मुख्यमंत्री को कह रहा है कि कृषि विभाग हमेशा नहीं रहेगा आपके सामने, ये चेतावनी ही तो है। और आगे क्या कहा, इस पर विजय सिन्हा भड़क गए और पलटवार करते हुए कहा कि अशोक चौधरी आप अपने ग्रामीण विकास विभाग पर ध्यान दे और कृषि विभाग में दखल न दे। देखते ही देखते कैबिनेट का माहौल गर्मा गया और जब हालात बिगड़ने लगे और लगा कि कुछ बड़ा हो सकता है, तो फिर बाकी मंत्रियों को उतरना पड़ा। आप सोचिए कि इस तरह से विधानसभा में मारपीट तो देखी होगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ऐतिहासिक मारपीट वाली चीजें तो सबको याद होगी। गुजरात में भी हुआ था एक जमाने में। लेकिन ये कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने मंत्री और उप मुख्यमंत्री भिड़ जाए और बीच बिचाव करने के लिए बड़े मंत्रियों को आना पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि क्या बड़ा खेला होने जा रहा है। और फिर मैं कहूंगा कि ये मामला भड़क गया अपने आप की भड़काया गया। नीतीश कुमार को मनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान भेजे गए, लेकिन क्या नीतीश कुमार माने या नहीं माने? आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। कल प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंचे थे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज बिहार की सड़कों पर, मिथिला की धरती पर, दरभंगा की सड़कों पर बुलेट चलाते हुए नजर आए। इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या हासिल करना चाहते हैं? शिव जी, ये मैं दर्शकों से पूछना चाहूँ। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार को हटाना, लॉन्ग टर्म में गोल चुनाव आयोग पर दबाव डालना, मोदी सरकार को हटाना, बीजेपी को बेनकाब करना, मोदी को बेनकाब करना, तो ठीक है। लेकिन रिसेंट हलचल किस पे होगी? अक्टूबर नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। असर तो बिहार विधानसभा चुनाव पर होगा। अच्छा, बिहार में एनडीए गठबंधन के नेता कौन है? नीतीश कुमार है। और बड़ी दिलचस्प चीज मैं दर्शकों से कहूंगा, जरा सोचिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कोई सख्त और कड़ा बयान आया है क्या? आखिर क्यों वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर सॉफ्ट है? यानी भविष्य के लिए दरवाजे उन्होंने खोल के रखे हैं। और ये उपराष्ट्रपति चुनाव का जो मौका है, वो उनको बेहतरीन मौका लग रहा है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का आनंद फानंद में जाना, नीतीश कुमार के कैबिनेट में अचानक उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने विजय सिन्हा की बेइज्जती करना, सम्राट चौधरी के करने की हिम्मत नहीं हुई। विजय सिन्हा के साथ रिश्ते में बता देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब जयंती थी, तो पटना में बीजेपी कार्यालय में उन्होंने कहा था कि अटल जी का सपना था बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना। बाद में नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया, तो उन्हें अपने बयान को वापस लेना पड़ा। ये समझ में ये नहीं आया संतोष जी, मैं मेरा एक बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये बयान वापस लेने का खेल क्या होता है? क्या इससे जो मार्केट में, मैं अगर कोई प्रतियां, आपको याद होगा कि बसपा की कर्ता धर्ता और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, एक अखबार में खबर छप गई थी, बड़ी नेगेटिव खबर थी, तो उसकी प्रतियां कुछ जलवाई गई, कुछ वापस बुलवाई गई, और जो छप चुकी थी उन्हें रोका गया। तब तक जो बट चुकी थी उन्हें कलेक्ट कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कलेक्ट नहीं हो पाई। तो नहीं, जब इस पे प्रतियां, जी आप ये बहुत बड़ी घटना का जिक्र कर रहे हैं। इस घटना से हम आगे बढ़ते हुए वापस इसी पे आता हूँ कि बयान वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सपना था वो अटल जी का सपना था, वो तो सपना तो बना ही रहेगा। जो विजय सिन्हा ने कहा वो तो बना ही रहेगा। अच्छा, एक बात और, जब स्पीकर हुआ करते थे विजय कुमार सिन्हा जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तीखी बहस हुई, बहुत तीखी बहस हुई थी। तो विजय सिन्हा साहब के रिश्ते, और विजय सिन्हा नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को लगते हैं कि सबसे कमजोर कड़ी है जिन्हें बहुत जल्दी भड़काया जा सकता है। और वो हो गया कैबिनेट की बैठक में। अब ये मामला आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के पास जाएगा। लेकिन ये मामला सिंपल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मामला सिंपल नहीं। नीतीश कुमार साहब का राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा पर सॉफ्ट होना, कुछ दिन पहले खबर आई कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई, उन्होंने अपने पटना के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। हालांकि उस दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार जारी रहा। फिर अगले दिन वो ठीक हो जाते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। दिल्ली दरबार से
धर्मेंद्र प्रधान को भेजा जाता है पटना, जहां वो बैठक करते हुए नजर आते हैं एक अने मार्ग पर, मुख्यमंत्री आवास पर। और उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला होने की खबरें निकलकर सामने आती है, तो फिर ये लगता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए अलायंस। चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात हो। अब मोदी जी परेशान है क्योंकि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें जीतना है। और इस बीच मोहन भागवत साहब दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। और कल तो मोहन भागवत साहब ने गजब कर दिया, नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे आईना दिखा दिया, दोबारा एनजीओ मत बोलना। आरएसएस एक प्रकार का एनजीओ नहीं है। मैंने कल इस पे अलग से डिटेल में एक स्टोरी की कल थी। मैं गया, और कल मैं गया क्या, आपने सारी वारदातें करा दी और सब बड़ी एक से एक बड़ी स्टोरियां थी। बिल्कुल। हालांकि मैं आपसे और अनुमति लेके गया था कि मैं जा रहा हूं। अब वो डेवलपमेंट सारी हो गई। अब उसमें क्या बोला मोहन भागवत साहब ने कि हम किसी से पैसा नहीं लेते। आरएसएस जो है वो स्वयं सेवकों के द्वारा दिए गए गुरु दक्षिणा पर चलता है। तो काहे का एनजीओ? हम तो पैसा लेते नहीं किसी से, हम तो पैसा मांगते नहीं किसी से। कोई दे भी जाता है तो हम उसको पैसा वापस लौटा देते हैं। यानी इशारों इशारों में कह दिया उन्होंने, चाहे नागपुर का कार्यालय हो, चाहे दिल्ली का केशवकुंज मुख्यालय हो, ये सब स्वयं सेवकों द्वारा दिए गए गुरु दक्षिणा से बना है। तो जब हम चंदा लेते नहीं है, जब हम किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं है, जब हम किसी से पैसा मांगते नहीं है, तो फिर हम एक प्रकार के एनजीओ कैसे हुए? ये मोहन भागवत साहब ने सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझा दिया। फिर वो गुट की बात करते नजर आए कि गुट नहीं बनना चाहिए, हिंदुओं की बात करते हुए नजर आए, विश्व गुरु की बात करते हुए नजर आए। और ऐसा लग रहा था कि वो एक एक लाइन में नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए बयान का और पिछले कुछ सालों के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा की गई हरकतों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कल तो पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज फिर 5:30 बजे मोहन भागवत बोलेंगे। और कल यानी तीसरे दिन सवाल जवाब का सेशन भी होगा। यानी आप समझ लीजिए कि बड़ा बवाल, बड़ा खेला बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जारी है, क्योंकि नागपुर वाले बाबा दिल्ली में डेरा डालकर बैठे। चलिए, अब कुल मिला के ये है कि मंत्री लड़ने लगे हैं, मुख्यमंत्री के सामने लड़ने लगे, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव, बीजेपी से लेकर पूरे एनडीए में मचा हुआ तनाव। और इस तनाव में कई लोग रात को बीपी की गोलियां लेकर सो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जगदीप धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति चुने गए तो 500 से ज्यादा 538 के आसपास वोट उन्हें मिले थे। 538 मत अगर आप भाजपा को नहीं मिले तो छिया लेदर हो जाएगी। आंकड़ा 430 और 425 पे टिका हुआ है, यानी 110-15 वोट कम है। अब उसके बाद ये उलझन है कि ये रुकेंगे सब वोट कि नहीं रुकेंगे। और इसी उठापटक में उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश में उनका एक गठबंधन रूठ गया है, एक एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने अपने दाव पेच में सत्ता काफी दिनों से है, सब सत्ता में फंसे हुए हैं, सत्ता में धर्मांध हैं। सत्ता का नशा बड़ा तीव्र होता है क्योंकि पिछले 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है, चाहे नीति से इधर जाए और चाहे नीति से इधर जाए। इधर का कागज लेके इधर जाते हैं और कहते हैं बस कुछ देर में अब इस दल के साथ समझौता हो गया है और अब मुझे दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिला दो। इधर आरे से बिगड़ जाती है तो फिर एक लेटर लेके जाते हैं कि इस बार बहुमत इस दल के साथ होगा और इस टाइप की सरकार बना दो। कभी कभी राज्यपाल भी सोचते होंगे कि सुबह दिलाओ शपथ, शाम को इस्तीफा मंजूर करो, फिर शपथ दिलाओ। अब उम्र का भी तकाजा है, प्रधानमंत्री से महज 3 महीने छोटे हैं, तो 75 वर्ष के वो भी इसी वर्ष हो जाएंगे, इसी सितंबर में हो जाएंगे, दिसंबर तक हो जाएंगे। अब ये 75 वर्ष के काल चक्र में 3 लोग फंसे हैं और 3 लोग बड़े केंद्र बिंदु है राजनीति के। सबसे पहले मोहन भागवत जी, जो मोदी जी के एनजीओ के अध्यक्ष हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस देश के युग पुरुष हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, विष्णु अवतार हैं। कभी कभी कहते हैं वो मैं सामान्य आदमी हूं,
वो तभी कहते हैं जब उनसे ये अवतार चले जाते हैं। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई अवतार काम आएगा, क्या होगा, ये तय होगा। मोहन भागवत जी कल क्या कह देंगे, संतोष जी बड़ी बात कह रहे हैं, कल क्या कह देंगे ये तो कल ही तय होगा। किसी ने पूछ लिया कि मोदी जी हटाए जाएंगे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया कि हाँ 17 सितंबर को हटाए जाएंगे, तो फिर मोदी जी के पास सिवाय इस्तीफा कुछ बचेगा ही नहीं। हालांकि वो निर्देश दे चुके हैं पहली सभा में, तो जो सवाल करने जाएंगे उन्हें ये समझा के बताया जाएगा कि भैया ये मत पूछ लेना कि मोदी जी को हटाओगे कि रोकोगे, तो कहीं नया बवाल खड़ा हो जाए। उम्र उनकी भी 75 वर्ष है और धनखड़ साहब 75 में घुस पाए तभी इस्तीफा हो गया, आज तक ये पता नहीं है कहां है। तो भागवत जी को और अन्य लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इस्तीफा बहुत आसान नहीं होगा। इस सब के बावजूद क्या लग रहा है बिहार में, जो आपने सवाल किया कि मैं दर्शकों से जानना चाहता हूं, ये जो कई दिनों से पदयात्रा, भीड़, अनगिनत लोग, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला से पूछा क्यों आई थी, कि नरेंद्र मोदी आ रहे थे। अब गांव की महिला ना बोल पाई होगी, यहां तो इशू बना देते हैं। मैं ऐसे इशूज को खारिज करता हूं। गांव के लोग हैं, भाषा शैली में शब्द इधर उधर हो जाता है, ये कोई वायरल करने की चीज नहीं होती है। ये आपकी मानसिक क्षीणता का कारण है कि आप एक छोटी सोच को लेकर एक बदनामी का कारण बनाते। जो अगला शब्द का वो बड़ा गंभीर था कि मुझे बताया नहीं था कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मैं कभी नहीं आती, ये शब्द एक जिम्मेदारी का है। तो क्या असर पड़ेगा, अंतिम कमेंट आपसे। देखिए शिव जी, असर तो पड़ रहा है। असर ना पड़ता तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट ना हो, असर ना पड़ता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी ना हो। अगर असर ना पड़ रहा होता तो नीतीश कुमार चुपचाप इस पूरी यात्रा को देख ना रहे होते, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से भाव न खा रहे होते। और चूंकि हम चर्चा के अंत में आ गए हैं, तो एक और बड़ी खबर बताते हुए चलूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब जब फंस जाते हैं, इस बार तो उन्हें अपनी पूरी फौज उतारनी पड़ गई। पूजा पाल के मामले में योगी आदित्यनाथ फंसे, दिल्ली दरबार से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आई। अब कुछ महीने पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु की सरकार डीएमके सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने में राज्यपाल राष्ट्रपति बिल को मंजूरी नहीं देते हैं तो वो बिल पास माना जाएगा। बाद में राष्ट्रपति से सलाह मांगी गई, राष्ट्रपति ने फिर सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से, और अब हालत ये हो गई कि साहब अपना बचाव अकेले नहीं कर पा रहे, मोदी सरकार अपना बचाव अकेले नहीं कर पा रहे। तो अब मोदी सरकार को अपने बचाव में योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, नायब सिंह सैनी और ना जाने भारतीय जनता पार्टी शासित कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच जो है, जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली, वो इस मामले पर सुनवाई कर रही है। और इस सुनवाई के दौरान अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार, गोवा की प्रमोद सावंत सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, हरियाणा की सैनी सरकार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पुडुचेरी की सरकार समेत भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों के वकीलों ने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के तर्क का साथ देते हुए कहा कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति को है। संविधान में डीम्ड असेंट यानी बिना मंजूरी किए भी मान लिया जाए कि बिल पास हो गया, जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीधा कहा। तो फिर अगर आप मान ले कि राज्यपाल के पास सुप्रीम पावर है, मान लीजिए कल को कोई राज्यपाल कहे कि विधानसभा ने जो बजट पास किया मैं उसको मंजूरी नहीं दूंगी, तब क्या होगा? मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, अभी तो बेचारे मंत्री नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि राज्यपाल मान नहीं रही है, दिल्ली दरबार मान नहीं रहा है। कल को योगी आदित्यनाथ बजट पेश कर दे, विधानसभा पास कर दे, विधान परिषद पास कर दे, राज्यपाल कहते कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का सवाल पूछ लिया। तो अब साहेब को यानी नरेंद्र मोदी साहब को अपने बचाव में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को उतारना पड़ गया। कल तक वो भाव नहीं देते थे। हालांकि इस मामले की जो अब अगली सुनवाई होगी, उस अगली सुनवाई में ये पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर फैसला दिया है। लेकिन जब सरकार को लगा कि वो इस मामले में फंस सकते हैं, तो फिर तमाम राज्य सरकारों को भी इसमें अपने समर्थन में उतार लिया, बीजेपी शासित राज्य की सरकारों को। और इसकी अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। तो आप ये तय मानकर चल लीजिए कि 28 अगस्त को एक बड़ा फैसला आने वाला है, और उसके बाद 9 सितंबर तो है ही। तो आप तय मानकर चल लीजिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ये कुछ ना कुछ जो बड़ा होगा, ये आपको देश के कई राज्यों में नजर आएगा। शुक्रिया। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी है। क्योंकि हम खबर के अंदर की खबर लाते हैं और सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं,
मैं फिर एक बार सबसे आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कल ना मिलने के लिए। आप आइए, हम फिर संतोष पाठक ऑफिशियल पर फिर कोई बड़ी खबर लेकर हाजिर रहेंगे। शाम अभी दूर है, इंतजार रखिए, इस खबर को सुनिए और आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे सब साथी जान लें कि हम कहीं नहीं गए थे, हम आपके लिए, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए गए थे। प्रभु ने ये अर्जी स्वीकार कर ली है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सरकार बन गई, आपके और आपके बच्चों का भविष्य हम सबको सुदृढ़ करने का काम करेंगे। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।